एक छोटे से शहर की शांत कॉलोनी में हरा भरा गार्डन और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ एक घर था। उस घर में रहती थीं श्रीमती राधा शर्मा, जिन्हें मोहल्ले वाले प्यार से राधा आंटी कहते थे। राधा आंटी की उम्र करीब 45 साल थी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता। आंखों में एक गजब की चमक थी जो किसी को भी अपना बना लेती। उनके पति एक सरकारी नौकरी में थे और अक्सर बाहर रहते, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी राधा आंटी पर ही थी। उनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा शहर से बाहर नौकरी करता था और बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ राधा आंटी अकेली रहती थीं, लेकिन कभी उदास नहीं दिखती। वे मोहल्ले के बच्चों के लिए माँ जैसी थीं। किसी को पढ़ाती, किसी की छोटी मोटी मदद करती, त्योहारों पर मिठाइयाँ बांटती। पड़ोस में एक नया परिवार आया था, कपूर परिवार। मिस्टर कपूर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। उनकी पत्नी घर संभालती और उनका एक बेटा था, आरव। आरव की उम्र 12 साल थी। वह एक शर्मीला, होशियार लेकिन थोड़ा अकेला लड़का था। स्कूल में अच्छे नंबर लाता, लेकिन दोस्त कम थे। उसके पापा अक्सर लेट घर आते और मम्मी व्यस्त रहती, इसलिए आरव ज्यादातर समय किताबों में या घर के बाहर गार्डन में अकेला खेलता रहता। नए घर में शिफ्ट होने के पहले दिन ही राधा आंटी ने कपूर परिवार को बुलाया। उन्होंने घर की बनी खीर और पूड़ियां बनाई और खुद जाकर दी। नए पड़ोसी हैं तो स्वागत तो बनता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की मम्मी ने धन्यवाद कहा और आरव को आंटी के पैर छूने को कहा। आरव शर्माते हुए आगे बढ़ा। राधा आंटी ने उसे गले लगाया और सिर पर हाथ फेरा। बेटा, कोई जरूरत हो तो आंटी को बुला लेना, यहां सब अपने जैसे हैं। उस दिन से आरव का राधा आंटी के घर आना जाना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ मिठाई लेने या कुछ सामान मांगने, लेकिन धीरे धीरे वह आंटी से बातें करने लगा। राधा आंटी उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाती, अपने बचपन की, गांव की, त्योहारों की। आरव की आंखें चमक उठती। घर में मम्मी पापा व्यस्त रहते, कोई इतनी देर उसे बात नहीं करता था। आंटी उसे अपना बेटा जैसा मानती। आरव बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ, बताओ ना, आंटी पूछती और वह घंटों बैठकर बताता। एक दिन बारिश का मौसम था। आरव स्कूल से लौट रहा था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। वह भीगता हुआ घर की ओर भागा, लेकिन राधा आंटी ने दरवाजे से देख लिया। आरव, इधर आओ बेटा, भीग जाओगे। उन्होंने छाता लेकर दौड़कर उसे पकड़ा और अपने घर ले आई। घर में गर्मा गर्म चाय बनाई, उसके गीले कपड़े सुखाने डाले और अपनी एक पुरानी टी शर्ट दी। पहन लो बेटा, ठंड लग जाएगी। आरव ने शर्माते हुए पहनी। आंटी ने उसे तौलिए से बाल पोंछे, जैसे मां करती है। उस दिन आरव को पहली बार लगा कि कोई उसकी इतनी फिक्र करता है। आंटी, आप मेरी मां जैसी हैं, उसने धीरे से कहा। राधा आंटी की आंखें नम हो गईं। बेटा, मां तो सबके लिए होती है, तू मेरा बेटा जैसा है। धीरे धीरे आरव का ज्यादा समय राधा आंटी के घर बीतने लगा। वह होमवर्क करने आता, आंटी उसे पढ़ाती। आरव की पढ़ाई में सुधार आने लगा। उसके मम्मी पापा खुश थे। राधा जी का शुक्रिया, आरव इतना खुश रहने लगा है। लेकिन राधा आंटी को आरव में अपना खालीपन भरता महसूस होता। उनके बच्चे दूर थे और आरव की मासूमियत उन्हें खुशी देती। वे उसे नई किताबें लाती, उसके लिए स्पेशल खाना बनाती, उसकी पसंद की पूरियां, आलू पराठे। एक शाम त्योहार था, दिवाली की तैयारी। राधा आंटी अकेली दिए सजाती, रंगोली बनाती। आरव आया और बोला, आंटी, मैं मदद करूं? दोनों ने मिलकर घर सजाया। आरव ने रंगोली में फूल डाले, दिए जलाए। राधा आंटी ने उसे नए कपड़े दिए, एक कुर्ता पायजामा। ये तेरे लिए बेटा, दिवाली पर नया पहनना। आरव की आंखें भर आईं। घर जाकर मम्मी से कहा, आंटी ने मुझे कपड़े दिए, वे कितनी अच्छी हैं। उस रात राधा आंटी अकेली बैठी सोच रही थी, यह बच्चा कितना प्यारा है, जैसे मेरा अपना। समय बीतता गया। आरव 13 साल का हो गया। अब वह आंटी के साथ बाजार जाता, सामान उठाता। लोग कहते, राधा जी का पोता जैसा लगता है। राधा आंटी मुस्कुराती। उनके दिल में आरव के लिए एक गहरा प्यार था, मां का प्यार। आरव भी आंटी को अपनी दूसरी मां मानता। लेकिन जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव लाती हैं। एक दिन आरव की तबीयत खराब हो गई। बुखार चढ़ आया। मम्मी पापा ऑफिस थे। आरव अकेला घर पर था। उसने राधा आंटी को फोन किया। मोबाइल तो था नहीं उस समय, लेकिन वह दौड़कर आंटी के घर गया। आंटी, मुझे बहुत बुखार है। राधा आंटी ने उसे बिस्तर पर लिटाया, दवा दी, सिर पर ठंडी पट्टियां रखीं। पूरी रात जागकर उसकी सेवा की।
सुबह तक बुखार उतर गया। आरव ने आंटी का हाथ पकड़कर कहा, आंटी, आप ना होती तो मैं क्या करता। राधा आंटी ने उसे गले लगाया। बेटा, तू मेरे लिए सब कुछ है। उस घटना के बाद राधा आंटी का दिल आरव पर और ज्यादा आ गया। वे सोचती, यह बच्चा कितना अकेला है, मैं इसे अपना मानकर रखूंगी। आरव भी आंटी के बिना नहीं रह पाता। स्कूल से आते ही आंटी के पास। दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि मोहल्ले वाले कहते, आरव राधा आंटी का साया है। लेकिन कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। आरव बड़ा होने लगा था। 14 साल का हो गया। अब उसकी सोच बदल रही थी। वह आंटी की मुस्कान देखकर खुश होता, उनकी फिक्र देखकर गदगद। लेकिन राधा आंटी का प्यार शुद्ध माँ का था। आरव के लिए आंटी सब कुछ थी। माँ, दोस्त, गाइड। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां थीं। आरव आंटी के घर आया। आंटी गार्डन में फूल लगा रही थीं। आंटी, मैं मदद करूं? दोनों ने मिलकर फूल लगाए। आरव ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और आंटी को दिया। ये आपके लिए आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। राधा आंटी ने फूल लिया और मुस्कुराई। बेटा, तू भी कितना प्यारा है। उस दिन से आरव का दिल आंटी के लिए और ज्यादा भर गया। वह सोचता, आंटी मेरी जिंदगी है। राधा आंटी भी महसूस करती, यह बच्चा मेरे दिल में बस गया है। समय की रफ्तार तेज थी। आरव अब 15 साल का हो चुका था। कक्षा 10वीं में था और बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही थी। स्कूल का दबाव बढ़ गया था। कोचिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज और घर पर मम्मी पापा की उम्मीदें। मिस्टर कपूर चाहते थे कि आरव इंजीनियर बने, इसलिए पढ़ाई पर सख्ती थी। घर में माहौल तनावपूर्ण रहता। आरव देर रात तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठता, लेकिन थकान और अकेलापन उसे खोखला कर रहा था। दोस्तों से बात करने का समय नहीं, खेलने का समय नहीं, बस किताबें और नोट्स। ऐसे में राधा आंटी का घर उसके लिए एक शरण स्थली बन गया था। स्कूल से लौटते ही वह सीधा आंटी के पास चला जाता। राधा आंटी उसे देखते ही मुस्कुराती और कहती, आजा बेटा, पहले चाय पी ले, थका हुआ लग रहा है। वे उसके लिए स्पेशल हेल्दी नाश्ता बनाती, फलों का सलाद, बादाम की खीर या स्प्राउट्स। आरव चुपचाप खाता और फिर किताबें खोल लेता। आंटी उसके बगल में बैठकर चुपचाप काम करती, कभी सिलाई, कभी किताब पढ़ती, बस उसका साथ देती। कभी कभी पूछती, कुछ समझ नहीं आ रहा, बता, मैं देखती हूँ। राधा आंटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी समझ गजब की थी। वे आरव को आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाती, खासकर हिंदी और सोशल स्टडीज में तो वे माहिर थीं। पुराने जमाने की कहानियां जोड़कर सब्जेक्ट को दिलचस्प बना देती। आरव को लगता कि आंटी के साथ पढ़ना मजेदार है, बोझ नहीं। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। एक दिन आरव का मैथ्स का टेस्ट बहुत खराब गया। घर लौटा तो आंखें लाल थीं। मम्मी ने डांटा, पापा ने कहा, इस तरह पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आरव चुपचाप अपने कमरे में चला गया और रोने लगा। शाम को वह आंटी के पास गया। राधा आंटी ने उसका चेहरा देखा तो समझ गई। क्या हुआ बेटा? आरव ने सिसकते हुए सब बताया। आंटी ने उसे गले लगाया और कहा, रो मत बेटा, एक पेपर से जिंदगी नहीं बदलती। कल से हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, मैं तेरे साथ हूं। मोहल्ले में बातें होने लगी। कुछ औरतें कहती, राधा जी तो आरव को अपना बेटा मान बैठी हैं, इतना समय देती हैं। कोई कहता, अच्छा ही है, बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है। लेकिन कुछ बुजुर्ग चिढ़ते, ज्यादा लगाव ठीक नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है। राधा आंटी इन बातों की परवाह नहीं करती। उनके लिए आरव से बढ़कर कुछ नहीं था। आरव के जन्मदिन का दिन आया, 15वां जन्मदिन। घर पर तो सिर्फ केक काटा गया, कोई पार्टी नहीं। लेकिन राधा आंटी ने सुबह सुबह उसे बुलाया। घर में सुंदर सजावट की थी, गुब्बारे, फूल और एक बड़ा सा चॉकलेट केक आंटी ने खुद बनाया था। इसके अलावा एक गिफ्ट, एक नई साइकिल। आरव की पुरानी साइकिल टूट चुकी थी, वह पैदल स्कूल जाता था। आरव देखकर स्तब्ध रह गया। आंटी, ये इतना महंगा? आंटी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। ये क्या है, बस तू खुश रह। उस दिन आरव ने आंटी के पैर छुए और रो पड़ा। आंटी, आप मेरी असली माँ हैं, घर वाली तो सिर्फ नाम की हैं। राधा आंटी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे उठाया और कहा, ऐसा मत कह बेटा, तेरी मम्मी भी तुझसे प्यार करती हैं, बस जताना नहीं आता। लेकिन मैं हूं ना, हमेशा तेरे साथ। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए, तनाव चरम पर था। आरव रात रात भर जगा था। एक रात उसे अचानक घबराहट हुई, दिल तेज धड़का, सांस फूलने लगी। वह डर गया।
आधी रात को आंटी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। राधा आंटी तुरंत उठी। आरव को देखा तो समझ गई। उसे अंदर लिया, पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। पूरी रात आंटी उसके पास बैठी रहीं, रामायण की चौपाइयां सुनाती रहीं, गीत गुनगुनाती रहीं। सुबह तक आरव शांत हो गया। एग्जाम शुरू हुए। हर पेपर से पहले आंटी उसके लिए पूजा करती, तिलक लगाती और कहती, मेरा बेटा सबसे अच्छा करेगा। आरव पेपर देकर लौटता तो आंटी पूछती, कैसा गया? आरव बताता तो आंटी खुश हो जाती। आखिरी पेपर के बाद आरव आंटी के गले लगकर रो पड़ा। आंटी, सब खत्म हो गया, अब आराम। आंटी ने कहा, अब छुट्टियां मनाएंगे बेटा, कहीं घूमने चलेंगे। रिजल्ट का दिन आया। आरव ने 92% मार्क्स लाए। मोहल्ले में उसकी तारीफ हुई। मम्मी पापा बहुत खुश। लेकिन आरव सबसे पहले आंटी के पास गया। आंटी ने उसे गले लगाया और आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा कितना होशियार है, मुझे पता था तू कर दिखाएगा। उस दिन आंटी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सब कहते, राधा जी की मेहनत रंग लाई। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं। आरव अब रोज आंटी के साथ ज्यादा समय बिताता। दोनों सुबह गार्डन में टहलते, फूलों की देखभाल करते। आंटी उसे खाना बनाना सिखाती, रोटी बेलना, सब्जी काटना। आरव हंसते हुए सीखता। शाम को दोनों छत पर बैठकर सितारे देखते। आंटी पुराने गाने सुनाती, आरव नए गाने। कभी कभी आंटी अपने बचपन की कहानियां सुनाती, कैसे वे गांव में नदी किनारे खेलती थीं, कैसे शादी के बाद शहर आईं। आरव ध्यान से सुनता और कहता, आंटी, आपकी जिंदगी कितनी दिलचस्प है। एक दिन बारिश हुई। दोनों छत पर भीगते हुए नाचने लगे। आरव ने आंटी का हाथ पकड़ा और घुमाया। दोनों हंसते रहे। नीचे उतरे तो आंटी ने कहा, बेटा, तेरे साथ कितना अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी फिर से जी रही हूं। आरव ने कहा, आंटी, आप ना होती तो मैं क्या करता, आप मेरी जिंदगी हैं। आरव अब 11वीं में जाने वाला था। साइंस स्ट्रीम लिया था। नई चुनौतियां थीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आंटी चिंतित थीं कि अब वे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन बोली, कोशिश करेंगे बेटा, जो नहीं समझ आएगा कोचिंग में पूछ लेना, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। आरव का मन अब थोड़ा और बदलने लगा था। वह आंटी की हर बात ध्यान से सुनता, उनकी मुस्कान देखकर खुश होता। आंटी जब बीमार पड़ती तो वह उनकी सेवा करता, दवा लाता, सूप बनाता। आंटी कहती, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, लेकिन जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों के रिश्ते को नई गहराई देने वाला था। आरव अब 11वीं कक्षा में था। साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई बोर्ड से कहीं ज्यादा कठिन थी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन, मैथ्स के डेरिवेटिव्स, सब कुछ नया और जटिल। कोचिंग में अच्छे टीचर्स थे, लेकिन क्लास में सैकड़ों बच्चे। आरव का सवाल अक्सर अनसुना रह जाता। घर पर मम्मी पापा को इन सब्जेक्ट्स की समझ कम थी। वे बस इतना कहते, कोचिंग जा रहा है ना, तो अच्छे से पढ़। आरव रात भर जगता, लेकिन कई चीजें समझ नहीं आती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। राधा आंटी ये सब देख रही थीं। वे जानती थीं कि अब उनकी पुरानी ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। एक दिन उन्होंने आरव से कहा, बेटा, मैं ज्यादा नहीं समझती, लेकिन तेरे लिए कुछ करना चाहती हूं। अगले दिन वे मोहल्ले के एक रिटायर्ड प्रोफेसर अंकल के पास गईं। प्रोफेसर वर्मा, जो कभी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। आंटी ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल जी, आरव बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ा थोड़ा गाइड कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। प्रोफेसर पहले तो मना करने लगे, लेकिन राधा आंटी की सच्चाई और लगन देखकर मान गए। शर्त सिर्फ इतनी थी कि आरव खुद उनके घर आएगा। आरव को जब पता चला तो वह शर्मा गया। आंटी, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं खुद जाता। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती, बस तू अच्छे से पढ़ लेना। अब आरव शाम को प्रोफेसर अंकल के पास जाता और जो नहीं समझ आता उसे नोट करके आंटी को बताता। आंटी रात में उसे आसान उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती। कभी कभी दोनों मिलकर यूट्यूब पर वीडियो देखते। उस समय इंटरनेट नया नया आया था। आंटी को टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन आरव सिखाता और दोनों हंसते। एक दिन आरव का फिजिक्स का यूनिट टेस्ट बहुत खराब गया, सिर्फ 18 में से 7 नंबर। कोचिंग में टीचर ने क्लास के सामने डांटा। आरव घर आया तो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गया। राधा आंटी को जब पता चला तो वे तुरंत उसके घर गईं। आरव की मम्मी ने कहा,
राधा जी, ये लड़का समझता ही नहीं। आंटी ने शांत स्वर में कहा। बहन जी, बच्चा मेहनत कर रहा है, थोड़ा समय दीजिए। फिर आरव के कमरे में गई। आरव बिस्तर पर पड़ा रो रहा था। आंटी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, 7 नंबर भी बहुत हैं। इसका मतलब तूने 7 सवाल सही किए। अब बाकी के 11 भी सही करेंगे। रो मत, मेरा शेर। उस रात आंटी आरव को अपने घर ले आई। दोनों देर रात तक बैठे। आंटी ने कहा, बेटा, जिंदगी में असफलता आएगी, लेकिन हार नहीं माननी। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। आरव ने आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, आंटी, आप ना होती तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। आप मेरी ताकत हैं। आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के सिर पर किस किया और कहा, और तू मेरी जिंदगी। धीरे धीरे आरव ने मेहनत बढ़ा दी। प्रोफेसर अंकल की मदद, आंटी का हौसला और अपना जुनून, तीनों मिलकर कमाल कर गए। नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में आरव ने 18 में से 16 नंबर लाए। कोचिंग में टीचर ने तारीफ की। आरव सबसे पहले आंटी के पास दौड़ा गया। आंटी, देखो। आंटी ने पेपर देखा और उसे गले लगा लिया। दोनों की खुशी का ठिकाना न था। आंटी ने उस दिन स्पेशल गुलाब जामुन बनाए और पूरे मोहल्ले में बांटे। लेकिन जिंदगी सिर्फ खुशियां नहीं देती। एक दिन राधा आंटी की तबीयत खराब हो गई। सीजन चेंज था। उन्हें तेज बुखार और खांसी हो गई। डॉक्टर ने कहा, आराम करना होगा, कम से कम 1 हफ्ता। आरव को जब पता चला तो वह स्कूल से सीधा आंटी के पास आया। आंटी बिस्तर पर लेटी थीं, कमजोर। आरव ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आंटी, आप ठीक हो जाओगी ना? आंटी ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ बेटा, बस थोड़ा आराम। अब भूमिका उलट गई। आरव ने आंटी की सेवा शुरू कर दी। सुबह स्कूल जाने से पहले दवा देता, पानी का ग्लास साइड में रखता। स्कूल से लौटते ही आंटी के पास सूप बनाता, फल काट कर खिलाता, सिर पर ठंडी पट्टी रखता। आंटी मना करती, बेटा, तू थक जाएगा। आरव कहता, आंटी, आपने मेरे लिए कितनी रातें जागी, अब मेरी बारी है। रात में वह आंटी के बगल में सोफे पर सोता, ताकि रात में अगर जरूरत पड़े तो उठ जाए। 5वें दिन आंटी को रात में तेज खांसी उठी। आरव तुरंत उठा, पानी पिलाया, पीठ सहलाई। आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आरव बेटा, तू सच में मेरा बेटा है। भगवान ने मुझे तुझ में अपना सब कुछ लौटा दिया। आरव की आंखें भर आईं। उसने आंटी के माथे पर किस किया और कहा, आंटी, आप मेरी मां हैं, हमेशा रहेंगी। 7वें दिन आंटी ठीक हो गईं। उठकर किचन में गईं तो आरव ने डांटा, आंटी अभी नहीं। आंटी हंस पड़ी। अब मेरा डॉक्टर साहब आराम करने देंगे? दोनों हंसते रहे। उस दिन से आंटी का आरव पर विश्वास और गहरा हो गया। वे सोचती, ये बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितना जिम्मेदार। स्कूल में वार्षिक फंक्शन था। आरव को एक हिंदी कविता सुनानी थी। उसने आंटी से कहा, आंटी, आप आओगी ना? आंटी ने कहा, बेटा, पूरी दुनिया छोड़कर आऊंगी। फंक्शन के दिन आंटी सबसे आगे बैठी थीं। आरव ने स्टेज पर जाकर कविता सुनाई, मां पर लिखी हुई। हर लाइन में आंटी को याद किया। आखिरी लाइन थी, मां तू नहीं तो जिंदगी अधूरी है। आंटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रोग्राम खत्म होते ही आरव स्टेज से उतरा और सीधा आंटी के पास गया। आंटी ने उसे गले लगा लिया। पूरे हॉल में तालियां बज रही थीं। गर्मियां फिर आईं। इस बार आरव 16 साल का हो चुका था। लंबा, हैंडसम, होशियार। मोहल्ले की लड़कियां उसे देखतीं, लेकिन आरव की नजर सिर्फ आंटी पर। वह अब आंटी के साथ बाजार जाता, भारी सामान उठाता, घर के छोटे मोटे काम करता। आंटी कहती, बेटा, अब तू मेरा सहारा है। एक शाम दोनों गार्डन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आरव ने कहा, आंटी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको दुनिया घुमाऊंगा। आंटी मुस्कुराई, बेटा, मुझे दुनिया नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। तू खुश रहे, सफल हो जाए, मेरे लिए वही काफी है। आरव ने आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, आंटी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। आरव के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। पूरा परिवार शिफ्ट होने वाला था। एक शाम आरव स्कूल से लौटा तो घर में सामान पैक हो रहा था। बड़े बड़े कार्टन, टेप की आवाजें और मम्मी पापा की व्यस्तता। आरव ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर कपूर ने कहा, बेटा, मेरी कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है। अगले महीने हमें पुणे शिफ्ट होना है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुणे? इतनी दूर? उसका दिमाग सिर्फ एक नाम पर अटक गया, राधा आंटी। वह बिना कुछ कहे घर से निकला और सीधा आंटी के पास पहुंचा। राधा आंटी गार्डन में पानी डाल रही थीं।
आरव का चेहरा देखते ही उनका दिल बैठ गया। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? आरव ने सब बताया। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई। आखिर में वह आंटी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। आंटी, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा? आप मेरे बिना कैसे रहेंगी? राधा आंटी पहले तो चुप रहीं। उनका चेहरा पत्थर हो गया था। फिर उन्होंने आरव को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, ये जिंदगी का हिस्सा है। तेरे पापा की नौकरी है, तेरी पढ़ाई है, तुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी आवाज में कंपी थी, आंखें लाल हो चुकी थीं। उस रात दोनों देर तक छत पर बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस चांदनी में एक दूसरे का साथ था। आखिर आरव ने कहा, आंटी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। आंटी ने सख्ती से कहा, ऐसी जिद मत कर बेटा, तेरी जिंदगी आगे है। मैं बूढ़ी हो रही हूं, मेरी जिंदगी तो बस तेरे साथ की यादों में ही पूरी हो गई। तू सफल बन, बस यही मेरी दुआ है। लेकिन आरव कहाँ मानने वाला था। अगले दिन वह पापा से लड़ पड़ा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां आंटी के साथ रहूंगा। मिस्टर कपूर गुस्सा हो गए। पागल हो गए हो? पड़ोसन के लिए घर छोड़ोगे? ये क्या बकवास है? बात इतनी बढ़ गई कि मम्मी को बीच में आना पड़ा। राधा आंटी को जब पता चला तो वे खुद कपूर परिवार के घर गईं। हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, बच्चा छोटा है, भावुक है, गुस्सा मत कीजिए, मैं खुद इसे समझा दूंगी। मिस्टर कपूर शांत हो गए, लेकिन मन ही मन नाराज थे। उसके बाद राधा आंटी ने आरव को समझाया। पूरी रात बात की। बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना। माँ कभी अपने बच्चे की तरक्की के बीच नहीं आती। तू वहां जाकर अच्छे से पढ़, बड़ा आदमी बन। मैं यहीं रहूंगी, तेरे लिए दुआ करती रहूंगी। आरव रोता रहा, लेकिन आखिर में मान गया। शिफ्टिंग का दिन नजदीक आता गया। अब हर पल कीमती था। दोनों जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय बिताते। सुबह साथ टहलते, दिन में साथ खाना खाते, शाम को गार्डन में बैठते। आंटी ने आरव के लिए ढेर सारे अचार, पापड़, मिठाइयां बनाकर रखे। वहां खाना अच्छा नहीं लगेगा तो ये खा लेना। आरव ने आंटी के लिए एक डायरी गिफ्ट की। उसमें रोज कुछ ना कुछ लिखता, कभी कविता, कभी यादें, कभी वादे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आंटी, मैं जल्दी ही इतना सफल हो जाऊंगा कि आपको यहां से अपने पास ले आऊंगा। ये मेरा वादा है। आखिरी रात आई। कपूर परिवार की पैकिंग पूरी हो चुकी थी। सुबह ट्रेन थी। आरव रात भर सो नहीं सका। आधी रात को वह चुपके से आंटी के घर गया। दरवाजा खटखटाया। राधा आंटी भी सोई नहीं थी। दरवाजा खोलते ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आंटी ने आरव के गाल सहलाए और कहा, बेटा, रो मत। माँ बेटे का रिश्ता कभी दूरियों से कमजोर नहीं होता। तू जहां भी होगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। आरव ने आंटी के हाथ चूमे और कहा, आंटी, आप मेरी माँ हैं, जन्म देने वाली से भी ज्यादा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सुबह ट्रेन का समय हुआ। पूरा मोहल्ला विदा करने आया। राधा आंटी सबसे पीछे खड़ी थीं। आरव ने सबको बाएं कहा, लेकिन आंटी के पास पहुंचते ही फिर रो पड़ा। आंटी ने उसे गले लगाया, माथे पर लंबा किस किया और धीरे से कान में कहा, जा बेटा, फतेह करके आ, मैं इंतजार करूंगी। ट्रेन चली। आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। आंटी प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूर होती गईं, लेकिन उनकी मुस्कान और आंसू आरव की आंखों में बस गए। पुणे पहुंचकर नई जिंदगी शुरू हुई। नया स्कूल, नया घर, नए दोस्त। लेकिन आरव का दिल वहीं रह गया था। हर रात सोने से पहले आंटी को फोन करता। उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन से। आंटी फोन का इंतजार करती। जैसे ही घंटी बजती, दौड़कर उठाती। हेलो बेटा, खाना खाया? पढ़ाई कैसी चल रही है? आंटी, सब ठीक है। आपने खाना खाया? दवा ली? बातें घंटों चलती। कभी कभी आंटी चुप हो जाती, बस सांसों की आवाज आती। आरव समझ जाता, आंटी रो रही हैं। वह भी रोने लगता। आरव ने पुणे में भी मेहनत जारी रखी। 12वीं में टॉप किया। आईआईटी की तैयारी शुरू की। कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन हर सफलता की खबर सबसे पहले आंटी को। आंटी फोन पर खुश होती, मिठाई बांटती। एक दिन आंटी की तबीयत फिर खराब हुई। इस बार सीने में दर्द। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा कमजोरी है, लेकिन आराम चाहिए। आरव को जब पता चला तो वह पागल हो गया। उसने पापा से कहा, मुझे जाना है। मिस्टर कपूर मना करते रहे, लेकिन आरव नहीं माना। छुट्टियां थीं। वह अकेले ट्रेन पकड़कर वापस आ गया। स्टेशन पर उतरा तो सीधा आंटी के घर। आंटी बिस्तर पर लेटी थीं। आरव को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू आ गया? आरव उनके पैरों पर गिर पड़ा। आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया ना। पूरे हफ्ते आरव ने आंटी की सेवा की, दवा दी, खाना खिलाया, रात भर जागा।
मोहल्ले वाले कहते, देखो बेटा कितना फरिश्ता है, इतनी दूर से आया। आंटी जल्दी ठीक हो गई। जाने से पहले आंटी ने आरव को गले लगाया और कहा, बेटा अब तुझे रोकूंगी नहीं, जा अपने सपने पूरे कर, बस एक वादा कर, कभी मुझे भूल मत ना। आरव ने कहा, आंटी आप मेरी सांस हैं, आपको कैसे भूल सकता हूं। आरव वापस पुणे गया। अब उसकी मेहनत दोगुनी हो गई। आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर किया। अच्छे रैंक के साथ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला। दिल्ली आईआईटी। रिजल्ट आने पर सबसे पहला फोन आंटी को। आंटी की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। फोन पर बोली, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। अब कॉलेज जाने का समय था। आरव दिल्ली जा रहा था, लेकिन इस बार उसने एक फैसला लिया था जो आंटी और उसके रिश्ते को नया मोड़ देने वाला था। आरव अब दिल्ली के आईआईटी में था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कैंपस की भाग दौड़, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। वह हॉस्टल में रहता, दोस्तों के साथ हंसता बोलता, लेकिन रात को जब कमरा शांत होता तो उसका मन पुराने शहर की उस छोटी कॉलोनी में पहुंच जाता। राधा आंटी की मुस्कान, उनका गले लगाना, उनकी आवाज, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता। हर हफ्ते फोन जरूर करता। कभी आंटी की आवाज में थकान लगती तो आरव बेचैन हो जाता। आंटी आप ठीक तो है ना? आंटी हंसकर टाल जाती। बेटा बूढ़े हो रहे हैं, थोड़ी कमजोरी तो आएगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन आरव जानता था कि आंटी अकेली हैं। उनके अपने बच्चे कभी कभी आते, लेकिन व्यस्तता के कारण ज्यादा दिन नहीं रुकते। मोहल्ले वाले थे, लेकिन आंटी का असली सहारा तो सिर्फ आरव था, भले ही वह सैकड़ों किलोमीटर दूर था। तीसरा साल खत्म होते होते आरव को एक बड़ी कंपनी से कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। पैकेज शानदार था। सबने बधाई दी। आरव ने सबसे पहले आंटी को फोन किया। आंटी मुझे जॉब मिल गई, बहुत अच्छी कंपनी। आंटी की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा बेटा, सच में? अरे वाह, मैं तो आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा जो उसने मन में तय कर लिया था। ग्रेजुएशन पूरा हुआ। कन्वोकेशन का दिन। आरव स्टेज पर डिग्री लेने गया, लेकिन उसकी नजर ऑडियंस में थी। वहां सबसे आगे एक साड़ी में सजी बुजुर्ग महिला बैठी थी, राधा आंटी। सफेद साड़ी, माथे पर लाल टीका, आंखों में आंसू। आरव ने उन्हें देखा तो स्टेज पर ही रुक गया। वह दौड़कर नीचे उतरा, सबके सामने आंटी के पैर छुए और गले लग गया। पूरे हॉल में तालियां बज उठीं। फोटोग्राफर्स ने फोटो खींची, न्यूज में भी आया। आईआईटी स्टूडेंट ने अपनी मां को दी श्रद्धांजलि। आंटी को आरव ने खुद दिल्ली बुलाया था। ट्रेन का टिकट कराया, स्टेशन से पिक किया। आंटी पहली बार इतने बड़े शहर में आई थी। सब कुछ देखकर हैरान, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उन्हें आरव को सफल होते देखकर थी। कन्वोकेशन के बाद आरव ने आंटी को होटल में ले जाकर कहा, आंटी अब एक सरप्राइज है। आंटी मुस्कुराई। बेटा तूने मुझे यहां बुलाकर सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया, अब और क्या चाहिए? आरव ने कहा, आंटी मैं जॉब ज्वाइन नहीं करने वाला। आंटी चौंक गई। क्या कह रहा है? इतनी मेहनत की, इतना अच्छा पैकेज, पागल हो गया है। आरव शांत स्वर में बोला, नहीं आंटी, मैंने उसी कंपनी से बात की है। उन्होंने मुझे होम टाउन ट्रांसफर दे दिया है। मैं अब अपने शहर में ही जॉब करूंगा, आपके पास रहूंगा। आंटी की आंखें भर आईं। बेटा इतनी बड़ी जॉब, करियर मेरे लिए छोड़ देगा? आरव ने आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, आंटी करियर तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मां जैसा प्यार सिर्फ आपने दिया। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी लगा दी। अब मेरी बारी है। मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, हमेशा। आंटी कुछ नहीं बोली, बस आरव को सीने से लगा लिया और खूब रोईं, खुशी के आंसू। कुछ महीने बाद आरव अपने शहर में जॉब ज्वाइन कर चुका था। कंपनी का ब्रांच था, काम अच्छा था। उसने एक छोटा सा फ्लैट लिया, 2 बेडरूम वाला। एक कमरा उसका, दूसरा आंटी का। आंटी अब उसके साथ रहती थी। सुबह आरव ऑफिस जाता, आंटी उसके लिए टिफिन पैक करती। शाम को लौटते ही आंटी दरवाजे पर इंतजार करती। दोनों साथ खाना खाते, टीवी देखते, पुरानी यादें ताजा करते। वीकेंड पर गार्डनिंग करते, कभी पुरानी कॉलोनी में घूमने जाते। मोहल्ले वाले देखते तो कहते, देखो राधा जी का बेटा कितना अच्छा है, अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास आ गया। आरव की शादी की बातें होने लगीं, रिश्ते आने लगे, लेकिन आरव हर बार कहता, शादी तब करूंगा जब लड़की आंटी को अपनी मां मानेगी। आंटी मेरे साथ रहेंगी,
ये पहली शर्त है। आखिर एक लड़की मिली, नेहा, बहुत अच्छी, संस्कारी। पहली मुलाकात में ही आंटी के पैर छुए और बोली, आंटी, आप मेरी माँ होंगी। शादी तय हो गई। शादी के दिन आंटी सबसे सुंदर साड़ी में थी। आरव ने खुद आंटी का कन्यादान किया। नहीं, आंटी ने आरव का कन्यादान किया। नेहा ने आंटी को मां कहा। तीनों साथ रहने लगे। घर में खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया। आरव सफल होता गया। कंपनी में प्रमोशन मिले, अच्छा नाम हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी आंटी का साथ। आंटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। चलने में दिक्कत, याददाश्त थोड़ी कमजोर, लेकिन आरव और नेहा मिलकर उनकी पूरी सेवा करते। आरव रात को आंटी के सिरहाने बैठता, उनके बाल सहलाता, पुरानी कहानियां सुनता। एक शाम गार्डन में तीनों बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आंटी ने आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इतना प्यार देगी। तूने मुझे वो सब लौटा दिया जो मैंने खो दिया था। मैं बहुत खुश हूं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने आंटी के माथे पर किस किया और कहा, आंटी, आपने मुझे जिंदगी दी। आप मेरी मां हैं, हमेशा रहेंगी। कुछ साल बाद एक सुबह आंटी शांत हो गईं। बिस्तर पर लेटी, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। आरव उनके सिरहाने बैठा था। आंटी ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराई और आंखें बंद कर लीं। अंतिम संस्कार में पूरा मोहल्ला उमड़ा। सब कह रहे थे, राधा जी बहुत खुशकिस्मत थीं, उन्हें सगा बेटा मिल गया। आरव ने आंटी की याद में एक छोटा सा अनाथालय खोला। नाम रखा राधा मान अनाथालय। वहां अकेले बच्चों को वही प्यार मिलता जो आंटी ने उसे दिया था। नेहा और आरव मिलकर चलाते। हर साल आंटी की पुण्यतिथि पर बच्चे कहानियां सुनाते, गीत गाते। आरव अक्सर छत पर बैठता और ऊपर देखता। मन ही मन कहता, आंटी, आप जहां भी हैं, खुश रहना। आपका बेटा आपकी हर शिक्षा अनुसार जी रहा है। आपका प्यार मेरे साथ है, हमेशा। और इस तरह एक पड़ोसी के बच्चे पर आया आंटी का दिल जिंदगी भर का साथ बन गया। माँ बेटे का वो रिश्ता जो खून से नहीं, दिल से था, अमर हो गया। समाप्त। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।